Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about anti-defection law, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझते हैं. दिस लॉ वाज ब्रॉट इन 1985 एज अ रिजल्ट ऑफ 52nd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल भी इंसर्ट कर दिया गया और दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 100(2) सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 इंसर्ट किया गया. इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था टू कॉम्बैट द एविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस. पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब होता है जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीत करके जाते हैं और बाद में आप उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाते हैं जस्ट फॉर सम वेस्टेड इंटरेस्ट या फिर किसी और पर्पस से. तो इस कारण से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकने के लिए फिर ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1985 में. तो इस तरह के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के केसेस कई सारे निकल के आ रहे थे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने दे रखा है, गयालाल एक लेजिस्लेटर थे. इन 1967 ही चेंज्ड हिज पार्टी थ्राइस इन अ फोर्टनाइट. First from Indian National Congress to Janata Party, then back to Congress and then within 9 hours again back to Janata Party. तो इस कारण से एक फ्रेज शुरू हो गया था इंडियन पॉलिटिक्स में, आया राम गया राम पॉलिटिक्स. तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उस टाइम में आया राम गया राम पॉलिटिक्स से स्ट्रगल कर रही थी. कोई भी लेजिस्लेटर की गारंटी नहीं होती थी. इलेक्शन हुआ, एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली, पता चलता था उसके ज़्यादातर लेजिस्लेटर्स ने वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और दूसरी पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है. तो इस कारण से बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो गई थी. बहुत बार सरकार जो है इस कारण से फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ आ जाता था, बार बार इलेक्शन कराने पड़ते थे. तो फिर पार्लियामेंट के अंदर, खासकर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये इस तरह के डिफेक्शंस को रोकने के लिए लाया गया आर्टिकल 100(2) सब क्लॉज 2, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में इस तरह के डिफेक्शंस को रोकने के लिए लाया गया आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2. और इससे कुछ हद तक इंडियन पॉलिटी के अंदर इनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम कम हुआ. तो क्या प्रोविजंस हैं देखते हैं इस एंटी डिफेक्शन लॉ के. तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ में 3 ऐसे कंडीशंस हैं जिस केस में एक लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. लेजिस्लेटर मीन्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. कोई भी एमपी हो या एमएलए हो, इन 3 कंडीशंस में अगर वो पड़ता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. फर्स्ट, if a member of a house belongs to a political party and then voluntarily gives up the membership of his political party or votes or does not vote in the legislature contrary to the direction of that political party. एकदम सरल शब्दों में कहें तो कोई भी एक लेजिस्लेचर या तो एमपी हो या एमएलए हो, एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता हो, लेकिन वो फिर उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, उस केस में उनका कैंडिडेचर टू दैट लेजिस्लेटिव बॉडी विल बी कैंसल्ड. या फिर वो डायरेक्टली ज्वाइन ना करे सामने वाली अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी को, बट फिर भी इस तरह से वोट करे कि मान लीजिए आपकी पार्टी ने कहा है इस बिल के फेवर में वोट करना है और आप अपनी पार्टी के खिलाफ जा कर के उस बिल के अपोजिट वोट कर देते हैं, अगेंस्ट वोट कर देते हैं, तो वो भी माना जाएगा एज ए ग्राउंड फॉर डिफेक्शन एंड देन यू मे बी डिस्क्वालीफाइड. यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स, जब भी मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ क्लास में भी, तो स्टूडेंट्स हिमंता बिस्वा शर्मा साहब का एग्जाम्पल देते हैं कि सर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी में आ गए, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए. तो इस बात को समझिए अब ध्यान से कि हिमंता बिस्वा शर्मा साहब जब कांग्रेस में थे एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, उन्होंने पूरा टर्म एज एन एमएलए टू द कांग्रेस पार्टी उन्होंने स्पेंड किया. जब एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हुई, उन्होंने जो अगला इलेक्शन लड़ा वो बीजेपी के टिकट से लड़ा, और इस कारण से जब अगले बार वो जीत करके आए तो बीजेपी के टिकट से ही जीत करके आए. इसलिए उनके केस में डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी केस अराइज नहीं होता है.
मतलब ऐसा कभी हो कि कोई एक मेंबर जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी के टिकट से जीत करके आए, लेकिन बीच में ही अपने मेंबरशिप के बीच में ही, मान लीजिए 5 साल का टर्म है, 1 साल या 1.5 साल बाद ही वो अपनी पार्टी बीच में ही चेंज करने की कोशिश करें, देन देयर विल बी द केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन इलेक्शन एक बार एक पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, उसके बाद आपने पार्टी बदल करके दूसरी पार्टी के टिकट से जीत करके आए तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक तो हो गया कि अगर कोई भी मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को गिव अप करता है, मेंबरशिप बदलता है बीच में ही ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट, उस केस में डिस्क्वालीफाई हो सकता है। दूसरा है अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा है और इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, देन ही और सी विल बी डिस्क्वालीफाइड। इन केस ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए होता क्या है, अब तो नॉमिनेटेड एमएलए का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो भी एंग्लो इंडियंस के लिए ख़त्म हो गया। तो लोकसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह गए हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, आई एम सो सॉरी, इन राज्यसभा, उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि द लॉ स्पेसिफाइज दैट वो 6 महीने के अंदर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, देन दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। अब कौन डिसीजन लेगा, हु हैज़ द कैपेसिटी टू डिस्क्वालीफाई ए मेंबर। अगर मान लीजिए किसी मेंबर ने अपनी पोजीशन चेंज की है, पार्टी स्विच की है, तो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में द डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ द स्पीकर। अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकसभा के अंदर स्पीकर फैसला लेंगे इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर लेंगे। वैसे ही राज्यसभा के अंदर द चेयरमैन विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ डिफेक्शन। और जो एक कानून लाया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट, इस कानून में लिखा गया था कि द डिसीजन ऑफ स्पीकर और द चेयरमैन विल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा लिखा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पहले ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी है कि जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी बात को फॉलो करते हुए, उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए, लॉजिकली एक्सटेंड करते हुए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है किसी भी डिसीजन को रिव्यू करने का, एंड दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। उसी चीज़ को लॉजिकली एक्सटेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा इन कीहोतो होलोहान केस दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू जुडिशियली रिव्यू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। तो मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट हैज मेड द केस ऑफ डिफेक्शन बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो अ मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अकॉर्डिंग टू कीहोतो होलोहान जजमेंट ऑफ 1992। अब करंट आर्टिकल पे आते हैं। क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ हाल फिलहाल में वापस से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है? क्योंकि ये आर्टिकल कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के बावजूद भी स्टेबिलिटी पूरी तरह से इंश्योर हुई नहीं है। जो हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं पॉलिटिक्स में, मतलब खरीद फरोख्त एमएलएस को या एमपीज़ को खरीदना, वो अभी भी चल रहा है इन वन फॉर्म और द अदर। देयर इज़ नो कंप्लीट स्टेबिलिटी। तो मतलब जो ऑब्जेक्टिव था इस एंटी डिफेक्शन लॉ का कि खरीद फरोख्त को रोका जाए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, कि स्टेबिलिटी लाई जाए, वो पूरी तरह से आई नहीं है। तो जरा देखते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाउ मैनी लेजिस्लेचर्स हैव एस्केप्ड डिस्क्वालिफिकेशन, वो पार्टी बदलने के बाद भी कैसे बच जा रहे हैं फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी जरा समझते हैं। तो देखिए, पहला कारण है स्पीकर का रोल इटसेल्फ। आपको एक बात तो पता है कि जनरली एक कन्वेंशन है कि लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकसभा हो, वहाँ पे स्पीकर रूलिंग पार्टी के मेंबर को ही बनाया जाता है। एक बार जब स्पीकर बना दिया जाता है रूलिंग पार्टी के मेंबर को, तो उम्मीद की जाती है कि स्पीकर नॉन पार्टीसन तरीके से काम करेगा, मतलब किसी भी पार्टी के तरफ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं दिखाएगा। तो वंस फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो बीजेपी की सरकार है एट द सेंटर, ठीक है, तो बीजेपी के मेंबर को बना दिया गया स्पीकर। बट वंस द स्पीकर इज इलेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड कि स्पीकर विल एक्ट इन इम्पार्शियल मैनर, ट्रांसपेरेंट मैनर, नॉन पार्टीसन मैनर, ऑब्जेक्टिव मैनर, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। यही फॉलो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। एक रूलिंग पार्टी के किसी भी मेंबर को बना दिया जाता है स्पीकर, और उम्मीद की जाती है कि वो अब इम्पार्शियल तरीके से काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
बहुत बार होता क्या है कि रूलिंग पार्टी क्या करती है, उनका स्पीकर भी है और ऑपोजिशन पार्टी से किसी मेंबर को वो खरीद लेती है, अपने तरफ मिला लेती है, यानी कि डिफेक्ट करा लेती है अपने तरफ। लेकिन स्पीकर वो केस ही नहीं लेना चाहते, स्पीकर उस केस को डिले करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। ऐसा ही हो रहा था अभी वेस्ट बंगाल में, जब वहाँ के एमएलए मुकुल रॉय, उन्होंने इलेक्शन जीता बीजेपी के टिकट से, लेकिन बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो उनके खिलाफ डिफेक्शन का केस बनता था। लेकिन स्पीकर जो हैं वहाँ के बिमन बनर्जी साहब, वो केस ले ही नहीं रहे थे। तो बाद में अब फाइनली कलकत्ता हाई कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने वहाँ के स्पीकर बिमन बनर्जी साहब को ये 7 अक्टूबर तक का डेडलाइन दिया, यानी कि कल तक का डेडलाइन दिया है इन ऑर्डर टू पास डिफेक्शन केस। तो अब इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मुकुल रॉय जी को। अदरवाइज स्पीकर जो है जानबूझ करके मैटर को डिले कर रहे थे डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा जो प्रॉब्लम है जिस कारण से ये एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, वो है द मिसयूज ऑफ मर्जर प्रोविजन। तो क्या है मर्जर प्रोविजन, पहले ये समझते हैं, फिर इसका मिसयूज समझेंगे। देखिए, ये हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स एक साथ किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहें इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो फिर उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। मान लीजिए कि ये एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट में टोटल 6 एमएलएज ही हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकली। जिस पार्टी के 3 एमएलए हैं उनकी सरकार है, जो दूसरी पार्टी उनके 3 एमएलए हैं वो अपोजिशन में है। तो अब जो अपोजिशन पार्टी के 3 एमएलए में से अगर 2 यानी कि 2/3 अपनी पार्टी को छोड़ करके रूलिंग पार्टी के साथ मिलना चाहें, तो फिर उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विथ और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर। तो अगर 2/3 लेजिस्लेचर अगर मर्जर करेंगे तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ना इनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा ना इनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। सो एज आई सेड, नाइदर द मेंबर्स हु डिसाइडेड टू मर्ज नॉर द वन हु डिसाइडेड टू स्टे विद द ओरिजिनल पार्टी विल फेस डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है, वो क्या करती है, कोई छोटी मोटी पार्टी की, मान लीजिए कि आप हमारी रूलिंग पार्टी, हमारी 100 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कोई छोटी मोटी पार्टी है जिसकी टोटल 15 सीटें ही आई हैं। तो 15 सीटें जिस पार्टी की आई हैं उसके 10 एमएलएस को अगर हमने मिला लिया आपस में, तो 15 का 10 तो 2/3 हो गया, उनको मिला लिया कुछ पैसे दे करके, इसी को कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त। तो 10 एमएलए जाकर के मिलाएंगे और फिर वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दिस मर्जर प्रोविज़न। तो मर्जर प्रोविज़न का जो प्रिंसिपल है वो इसलिए लाया गया था कि अगर कोई एक पार्टी के ज़्यादातर मेंबर्स किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलना चाहते हैं तो रेस्पेक्टिंग देयर डेमोक्रेटिक व्यूज़ उनको अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन ये मिसयूज हो रहा है यहाँ पे। कोई छोटी मोटी पार्टी तो ऐसे ही टूट जाती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, छोटी मोटी पार्टी जिनके 10 सीटें हैं 12 सीटें, उनके तो 8 मेंबर्स को ऐसे ही खरीद लेते हैं, और इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होता है, डिफेक्शन भी हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ डिफेक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग डिस्पाइट दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं यहाँ पे। एक्सटेंसिव मिसयूज ऑफ मर्जर प्रोविज़न, फॉर एग्जांपल 2019 में जब गोवा में इलेक्शंस हुए तो 10 आउट ऑफ 15 कांग्रेस एमएलएज मर्ज्ड विथ द बीजेपी पार्टी। तो 15 का 10 2/3 हो गया। ये जब मर्जर हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुआ। जब राजस्थान में इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहाँ पे, बीएसपी जो मायावती की पार्टी है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, उसके पास 6 सीटें थीं उस स्टेट में। उस 6 में से 4 जाकर के मिल गए कांग्रेस से, तो 2/3 जाकर के मिल गए, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। वैसे ही सिक्किम में 15 में से 10 एमएलए जाकर के, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 में से 10 एमएलए जाकर के बीजेपी से मिल गए, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि 2/3 जाकर के मिल गए थे। तो ये जो मर्जर प्रोविज़न का मिसयूज हो रहा है, और इस कारण से कई सारे सजेशंस दिए गए इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, मोर इफेक्टिव। 2 इंपॉर्टेंट सजेशन हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो डिफेक्शन से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, इट शुड बी डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ। इलेक्शन कमीशन को अगर लगता है कि ये जो मर्जर प्रोविज़न को भी मिसयूज किया गया है फॉर द सेक ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, तो उस केस में भी इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफिकेशन कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रिकमेंड किया है कि आप ये जो पावर है जो आपने स्पीकर को दे रखा है, आपने वो पावर हमें दे दीजिए, हम फैसला करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का, और हम फिर इंटेंशन के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला करेंगे। अगर हमें लगे कि 2/3 मर्जर का प्रोविज़न तो बस एक बहाना है,
the real purpose is vested interest, there has been some horse trading, then in that case election commission will go for डिस्क्वालिफिकेशन। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक सजेशन दिया कि पार्लियामेंट शुड सेटअप एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, तो एक कानून बना करके एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दें जिसमें रिटायर्ड जजेज हों हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जो इस डिफेक्शन से रिलेटेड मैटर्स को इम्पार्शियल तरीके से और स्विफ्ट तरीके से रिजॉल्व करें। मुद्दा यह है कि स्पीकर के हाथ में आप मामला छोड़ेंगे तो स्पीकर तो देखिए रूलिंग पार्टी का होता है, और रूलिंग पार्टी फिर अगर मर्जर प्रोविज़न को भी वायलेट कर रही है, मर्जर प्रोविज़न का इस्तेमाल भी कर रही है, तो स्पीकर चुप रहता है। बहुत बार कोई एक सिंगल मेंबर भी आकर के मिल जाता है तो स्पीकर चुप रहता है, उसको डिले करता है प्रोसेस को। तो इस पूरे मुद्दे में फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाता है। एक इस तरह का सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, हमने मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है कि देयर हैज़ बीन इंस्टेंसेज ऑफ टॉपलिंग स्टेट गवर्नमेंट्स बाय मास रेजिग्नेशन ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। In light of this, examine the issue in the anti-defection law and suggest the measures to prevent the misuse of anti-defection law। आप लिख सकते हैं कि anti-defection law was introduced to put an end to आया राम गया राम पॉलिटिक्स। ये आप लिख सकते हैं ये टर्म, क्योंकि ये टर्म वाइडली यूज होता था इंडियन पॉलिटिक्स में। बाद में शेड्यूल 10 इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में एज ए रिजल्ट ऑफ 52nd अमेंडमेंट एक्ट, और इट प्रोवाइडेड सम ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो। लेकिन अभी भी इशूज़ क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ में? सबसे पहले तो बहुत सारे इनसफिशिएंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि मास में कोई अगर रिज़ाइन कर दे, कोई मान लीजिए रूलिंग पार्टी बन के आई, उसके जो एमएलएज हैं वो रिज़ाइन करना शुरू कर दें क्योंकि मान लो उनको पैसा मिल गया हो अपोजिशन पार्टी से, तो उस केस में फिर सरकार गिर जाती है, इनस्टेबिलिटी रह जाती है। तो हॉर्स ट्रेडिंग के केसेस अभी भी हो जाते हैं। ऐसा केस देखा गया था मध्य प्रदेश में, व्हेन द एमएलएज रिजॉर्टेड टू मास रेजिग्नेशन। दूसरा पार्टीशनशिप ऑफ स्पीकर से उम्मीद की जाती है कि नॉन पार्टीशनशिप में बिहेव करे, लेकिन कभी कभार पार्टी इंक्लिनेशन दिखाई देते हैं, जैसे हमने वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में देखा। इसी तरह का केस अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया था, व्हेन द स्पीकर एक्टेड इन अ वेस्टेड इंटरेस्ट और इंक्लाइन टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी। मिसयूज ऑफ द मर्जर प्रोविजन एज वी सॉ इन गोवा, राजस्थान एंड सिक्किम। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो छोटा सा ये आर्टिकल है। अब आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ अब दिए जा रहे हैं एक एक करके। तो कल दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, आज अब हम कवर करेंगे नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 3 साइंटिस्ट को ज्वाइंट रूप से दिया गया है। यूएस जापानीज साइंटिस्ट सुयोकोरो मनाबे, क्लॉस हैसेलमैन ऑफ जर्मनी एंड जॉर्जियो पारिसी ऑफ इटली हैव वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सो दे हैव डेवलप्ड क्लाइमेट मॉडल्स। क्लाइमेट चेंज किस किस तरीके से हो सकता है उसके लिए उन्होंने अलग अलग मॉडल्स डेवलप किए हैं दैट वुड बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज प्रोविजंस इन फ्यूचर। तो क्लाइमेट मॉडल्स इन्होंने प्रपोज किए हैं फॉर फ्यूचर, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैव बिन अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स पहली बार मिला है क्लाइमेट साइंटिस्ट को। इसके पहले क्लाइमेट को लेकर के या एनवायरनमेंट को लेकर के नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, बट नेवर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज गिवन टू क्लाइमेट साइंटिस्ट। पहले देखिए 1995 में केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ मिल चुका है पॉल क्रूटजन को फॉर हिज वर्क ऑन ओजोन लेयर। 2007 में नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो मैं पहले भी कई दफ़ा करा चुका हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है तमाम रिपोर्ट्स पब्लिश करती है जिसके बेसिस पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में फैसले लिए जाते हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह। सच डिसीजंस हैव बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय आईपीसीसी। तो आईपीसीसी को 2007 में नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है फॉर इट्स क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। लेकिन फिजिक्स नोबेल प्राइज़ पहली बार क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट्स को मिला है इस साल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about 67th National Wildlife Week and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो देखिए नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। हर साल 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक हम अपने देश में नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं। तो मतलब गांधी जयंती से एक सप्ताह तक फिर हम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है टू प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना ऑफ आवर कंट्री। 2021 का जो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक है दैट इज़ 67th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, और इस साल का 67th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का थीम है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो ये थीम याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अगर वाइल्ड लाइफ वीक की बात की जाए
तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1952 कि वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाना चाहिए। 1955 में पहली बार वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, लेकिन बाद में 1957 से वाइल्ड लाइफ वीक हम मनाने लगे और आज तक हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम Assam segment. It is about first LGBT organization of Assam and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो छोटा सा न्यूज़ है, खोबोडो डायलॉग डिग्निटी मूवमेंट फाउंडेशन which is an organization working for the rights of LGBT community has now officially registered under Section 8 of Companies Act 2013 and this makes this particular organization Assam's first LGBT organization. तो हो सकता है कि आपसे APSC प्रीलिम्स में ये पूछ ले, लेकिन अब LGBT की बात चली है तो मैं उनके बेसिक राइट्स या करंट स्टेटस के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले LGBT कौन होते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर्स होते कौन हैं, उनके बारे में समझते हैं। फिर उनके करंट लीगल स्टेटस के बारे में समझेंगे कि क्या इनको आज़ादी है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें LGBT के बारे में समझना है तो हमें समझना होगा डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। तो जेंडर समझते हैं सबसे पहले। जेंडर अगर सरल शब्दों में कहें तो इट इज़ हाउ एन इंडिविजुअल फील अबाउट देमसेल्फ, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्मोन्स। जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको तो अपने बारे में नहीं पता होता है ना कि वो क्या अपने बारे में फील कर रहा है, बट जैसे जैसे वो ग्रो करने लगता है तो मेल चाइल्ड अलग तरीके से अपने आप को फील करता है फॉर हॉर्मोन्स, फीमेल अलग तरीके से फील करती हैं हॉर्मोन्स एंड बॉडी ऑर्गन्स। तो दैट इज़ जेंडर, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल हॉर्मोन्स एंड योर बॉडी ऑर्गन्स। ऑन दैट बेसिस द पीपल आर classified generally into two genders, male and female. So male and female are the genders. Sometimes there are few people who show both kinds of characteristics, some characteristics of male, some characteristics of female, and such people are known as transgenders, who have hormonal mix-up of male and female, who have body organs also of both kinds of gender. Such people are known as transgender. But I hope कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जेंडर इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, बट देन देर इज अनदर टर्म सेक्सुअलिटी. सेक्सुअलिटी इज मोर अबाउट हाउ यू फील अबाउट अदर्स. जेंडर्स में आप अपने हिसाब से अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, तो दो डेफिनेशन है दुनिया में, मैन एंड वीमेन, मेल एंड फीमेल. तो एक डेफिनेशन, आप ज़्यादा अपने आप को मेल के हिसाब जैसा महसूस करते हैं, फीमेल के हिसाब से जैसा महसूस करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स और अपने हार्मोन्स के बेसिस पे, दैट इज जेंडर. बट देन सेक्सुअलिटी इज हाउ यू इंटरैक्ट, हाउ यू फील अबाउट अदर्स. तो सेक्सुअलिटी इज एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इमोशनल, रोमांटिक और इवन सेक्सुअल अट्रैक्शन टूवर्ड्स अदर. अब सेक्सुअलिटी चार तरह की होती है. देयर आर स्ट्रेट पीपल who generally are attracted towards opposite gender. So male is attracted towards female and vice versa. So ऐसे लोगों को straight कहा जाता है. But there are lesbians. Lesbians are female. That means gender wise they feel themselves like female. But sexuality is that they are attracted towards other female only. That's why they are lesbian. Same goes for gay. When a man feels like man, so gender wise he is man, but sexuality wise he is not attracted towards a woman, but sexuality wise he is attracted towards another man, so that's why gay. Bisexuals are those who are maybe a male but attracted towards both gender, or maybe a female attracted towards both genders. So such people in general are considered to be homosexuals, मतलब attracted towards same sex. होमो मतलब same, attracted towards same sex. बट इसके अपोजिट होते हैं हेट्रोसेक्सुअल्स. अब जरा इनके लीगल स्टेटस को जरा समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, LGBT कम्युनिटी जो है हमारे देश में, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू सोशल स्टिग्मा सिंस लॉन्ग. आउटकास्ट कर दिया जाता है इनको अपने फैमिली से, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है फैमिली से, ना इनको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. दे आर बीन कंसिडर्ड एज अ मेंटली सिक पीपल, पैथोलॉजिकल स्टेट. इनको माना जाता है कि पूरे समाज को डीजनरेट कर देंगे, गंदा कर देंगे. और 2018 तक तो हमारे देश में होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करना वॉज अ लीगल ऑफेंस ऑल्सो, क्राइम इन इंडिया अंडर IPC 377. माना जाता था कि इट इज़ अननेचुरल थिंग, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट. जिन लोगों का दिमाग गंदा है
ख़राब है, अननेचुरल है, वो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। बट धीरे धीरे अवेयरनेस ज़्यादा डेवलप हुई, जुडिशरी और ज़्यादा प्रोएक्टिव हुई और माना जाने लगा कि दीज पीपल आर एज नेचुरल एज हेट्रोसेक्सुअल्स आर। इसमें अननेचुरल जैसा क्या है? ऐसा तो है नहीं कि दे आर मेड अप ऑफ रोबोटिक्स और एनीथिंग एल्स। ये भी तो इंसान ही है, इट्स जस्ट एन इनर इंस्टिंक्ट। I mean, instinct is not male instinct is not towards another female, it's towards another male and vice versa if that feeling is mutual. तो what's the problem? I mean, what's so unnatural about it? So ये सब चीज़ें डिबेट डिस्कशन में होनी शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, बार बार ये मामला पहुंचा। कई सारे केसेज में तो सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज बताया कि नहीं क्रिमिनल ऑफेंस रहना चाहिए कंसीडरिंग द इंडियन सोसाइटी। लेकिन बाद में जाकर के 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड IPC 377, मतलब इट डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। सो नाउ इफ एनी इंडिविजुअल इज फाउंड टू बी इंगेज इन होमोसेक्सुअलिटी, इट इज़ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। और यही कारण है कि जो मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तेजपुर की ऑर्गेनाइजेशन खोबोडो डिग्निटी कम्युनिटी, इट हैज़ नाउ बीन एबल टू लीगली रजिस्टर इटसेल्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर LGBT राइट्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर देयर राइट्स। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला सुनाया? जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने LGBT होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए, इस जजमेंट का नाम है नवतेज जौहर केस, जो 2018 में आया। तो 2018 से पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक जजमेंट सुना चुकी थी जिसका नाम था KS पुट्टास्वामी केस। KS पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी थी कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, कि भाई आप प्राइवेट में क्या करते हैं, व्हाट यू डू इन योर बेडरूम, व्हाट यू डू इन योर पर्सनल लाइफ इज़ नन ऑफ द कंसर्न ऑफ स्टेट, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट, सो स्टेट विल नॉट इंटरवीन देयर। So right to privacy is a fundamental right. Article 2, KS पुट्टास्वामी जजमेंट 2017। इसी जजमेंट को एक्सटेंड करते हुए 2018 में नवतेज जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि LGBTs या होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करना इज पार्ट ऑफ their practice of their fundamental right, that is right to privacy. What they do in private is none of the concern of the state, practicing homosexuality, heterosexuality. So that is how, by using the Puttaswamy judgment in Navtej Johar case 2018, the Supreme Court decriminalized IPC 377 and made the practice of homosexuality a legal entity in India. तो वो बात अलग है कि इट हैज़ बिकम ए लीगल एक्टिविटी, बट ये इट इज़ येट टू बिकम एन एथिकल एक्टिविटी इन आवर कंट्री। अभी भी लोग इसको एक्सेप्ट करना कि दीज पीपल आर इक्वली नेचुरल, द इंस्टिंक्ट्स आर इक्वली नेचुरल, इसका एक्सेप्टेंस अभी नहीं है, बट हाँ लीगलिटी तो ज़रूर है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है आपके एथिक्स पेपर 5 के लिए, वेयर वी डिस्कस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। तो एक टॉपिक है एथिक्स एंड लॉ, कि हाउ एथिक्स इम्पैक्ट्स लॉ एंड लॉ इम्पैक्ट्स एथिक्स। वहाँ पे आप ये LGBT राइट्स और IPC 377 डिक्रिमिनलाइजेशन को मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नवतेज जौहर केस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंटेन्स कैप्साइसिन? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, चिली पीपर। इसके लिए नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला हुआ है, आपने कल ही देखा। लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज इंस्टॉल्ड एट ले, ऑप्शन सी। एंड लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड वाज कन्फर्ड बाय और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर M. Venkaiah Naidu. So the correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.